अब हम लोग क्लास 11 का सोशियोलॉजी का चैप्टर 2 अध्याय 2 समाज शास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग एनसीईआरटी की पुस्तक है। इसका अभ्यास कर लें। इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, समाज शास्त्र में हमें विशिष्ट शब्दावली और संकल्पनाओं के प्रयोग की आवश्यकता क्यों होती है? इसका उत्तर यद्यपि कि आप लोग अपने अपने समझ अपने अपने तर्क से देंगे। एक फॉर्मेट हम यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे इसका एक उत्तर आप लिख सकते हैं। इस रूप में भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमारी बातों से आप सहमत हो, लेकिन इस तरह भी इसका जवाब दिया जा सकता है। जैसे प्रश्न है, समाज शास्त्र में हमें विशिष्ट शब्दावली और संकल्पनाओं की प्रयोग की आवश्यकता क्यों होती है? जिसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक विषय की अपनी अपनी विशेषता होती है और हर एक विषय से संबंधित शब्दावली की यदि हमें समझ हो जाती है तो तत्संबंधी ज्ञान हमें अपेक्षाकृत अच्छी तरह से प्राप्त होती है। उसी तरह समाज शास्त्र से संबंधित शब्दावली की जानकारी होने से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और न केवल समाज शास्त्र बल्कि हमें अपने आसपास की विषय वस्तु से संबंधित समझ की अवधारणा भी होती है। इससे हम ज्यादा जुड़ पाते हैं। हम लोग जानते हैं कि समाज शास्त्र से जुड़ी शब्दावली का वैसे भी हम लोग प्रयोग करते हैं, उससे जुड़े होते हैं। और यह अलग बात है कि विषय से जुड़े होने के बाद और अच्छी तरह से हमारी समझ विकसित होती है। और यदि जिस तरह की मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना जाता है और इस सामाजिक प्राणी होने के नाते व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण से, अपने सामाजिक संस्थाओं से परिचित होते ही हैं। वहीं यदि विशिष्ट शब्दावली का ज्ञान हो जाए, उसके बारे में जानकारी हो जाए, तो उसके भिन्न भिन्न निहितार्थ, उसके जो भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, उससे भी वे अच्छी तरह वाकिफ हो सकेंगे, अच्छी समझ विकसित हो सकेगी। और ऐसा होता है तो एक श्रेष्ठ सामाजिक प्राणी वह बन पाता है। प्रश्न है, समाज के सदस्य के रूप में आप समूहों में और विभिन्न समूहों के साथ अंतःक्रिया करते होंगे। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इन समूहों को आप किस प्रकार देखते हैं? तो इसका जवाब हम लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि समाज के भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न समूह आपस में अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं और एक सामाजिक प्राणी के रूप में अंतःक्रिया आवश्यक होती है। समाज संबंधों का जाल होता है और यहाँ चूंकि हम लोग सब एक साथ रहते हैं, इसलिए अपने समूह में अंतःक्रिया होती ही है। अपने समूह से बाहर के जो लोग होते हैं, बाहर के जो समूह होते हैं, उनके साथ भी अंतःक्रिया करते हैं। उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं, जब हम विद्यालय में होते हैं तो वहां अपने दोस्तों के समूह के साथ वार्तालाप करते हैं, उससे घनिष्ठ संबंध रखते हैं, मिलना जुलना सब कुछ। उसके बाद अपने वर्ग से, उसके बाद अपने विद्यालय के छात्रों के साथ भी संबंध रखते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जिस ग्रुप से, जिस समूह से हम लोग ज्यादा घनिष्ठता रखते हैं वह प्राथमिक समूह होता है। और इसमें परिवार आ सकती है, जाति आ सकती है, धर्म आ सकती है, स्वतः हम इसके सदस्य हो जाते हैं। वहीं प्राथमिक समूह के साथ साथ द्वितीयक समूह भी होता है। यदि हम अपने विद्यालय में ही दूसरे कक्षा के छात्रों के साथ किसी तरह की वार्ता करते हैं तो वह एक तरह से हमारे लिए द्वितीयक समूह का हो जाता है। दूसरे विद्यालय के बच्चे वो एक द्वितीयक समूह हो जाते हैं मेरे लिए। या हम यदि किसी राजनीतिक दल की सदस्यता लेते हैं तो वह द्वितीयक समूह हो जाता है। इसी तरह आप समवयस्क समूह के भी हिस्सा होते हैं। अपने व्यवसाय के अनुसार
अपने उम्र के अनुसार, तो यह समूह भी हमें प्रभावित करता है, उससे हम लोग अंतःक्रिया करते हैं। कई बार हित समूह के रूप में हम लोग समूह बना लेते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि समाज में भिन्न भिन्न समूह होते हैं और हम लोग उसके साथ भिन्न भिन्न प्रकार से अंतःक्रिया करते हैं। प्रश्न है, अपने समाज में उपस्थित स्तरीकरण की व्यवस्था के बारे में आपका क्या परीक्षण है? स्तरीकरण से व्यक्तिगत जीवन किस प्रकार प्रभावित होते हैं? तो हम इसका जवाब इस रूप में भी दे सकते हैं कि भारतीय समाज में कई स्तर हमें देखने को मिलते हैं और यह स्तर आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, धार्मिक आधार पर, जाति के आधार पर, कई आधार पर होती है। चट्टान की परतों की तरह स्तरीकरण समाज में दिखती है। हम यह भी देखते हैं कि किसी को ज्यादा अवसर मिलता है तो वह आगे बढ़ने की संभावना उससे अधिक होती है, और यदि अवसर ही नहीं मिलता है तो फिर वह ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता है। और हमें यहाँ जाति के आधार पर स्तरीकरण देखने को मिलता है, वर्ग के आधार पर स्तरीकरण देखने को मिलता है, और इन सब के साथ साथ पहले तो दास प्रथा जैसी भी व्यवस्था थी, क्योंकि इंसान को इंसान ही नहीं समझता था। इस तरह के स्तर हमें देखने को मिलते हैं और यह स्तरीकरण से व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होता है। यह स्तरीकरण अगर हम जाति के रूप में देखते हैं तो इस तरह प्रभावित होता है कि अगर छुआछूत जैसी भावना, जैसा कि पहले होता था सवर्ण और दलित के साथ, तो इस तरह के भेदभाव में कहीं न कहीं जो पीड़ित थे उन्हें व्यक्तिगत रूप से लगता था कि स्वयं का अपमान हो रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि स्तरीकरण व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है। धार्मिक स्तर पर हम देख सकते हैं कि यदि व्यक्ति को कहे हुआ कि हमारा धर्म अच्छा है और दूसरे का धर्म अच्छा नहीं है, और असहिष्णुता वाली बात होती है, तो यह भी प्रभावित करता है व्यक्तिगत जीवन को। इसी तरह नगर में, ग्रामीण परिवेश में औद्योगिकरण जहां होता है, तो वहां भी हम लोग देख सकते हैं कि व्यक्ति का विभिन्न परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति के अनुकूल भी स्तरीकरण होता है और व्यक्ति स्वयं को अलग अलग रोल वहां पर फिर वह निभाता है। चौथा क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण क्या है? क्या आप सोचते हैं कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक नियंत्रण के साधन अलग अलग होते हैं? चर्चा करें। तो हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक नियंत्रण एक ऐसा विकरण है जिसके द्वारा व्यक्ति एवं व्यक्ति समूह के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है, और सामाजिक नियंत्रण को उचित इसीलिए माना जाता है कि ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के अस्तित्व के लिए यह सामाजिक नियंत्रण जरूरी है। अस्तित्व के साथ साथ व्यक्ति के विकास के लिए भी सामाजिक नियंत्रण जरूरी है। यदि सामाजिक नियंत्रण नहीं होगा तो फिर व्यक्ति उच्छृंखल हो जाएगा, समाज दिशाहीन हो जाएगा। इसीलिए सही तरीके से व्यवस्थित रूप से सब चीज चलता रहे, इसी उद्देश्य के साथ सामाजिक नियंत्रण होता है। और सामाजिक नियंत्रण भी कई तरीके से होता है, औपचारिक रूप से भी होता है और अनौपचारिक रूप से भी होता है। कहीं कानून के रूप से आप देखिएगा आपको कंट्रोल किया जाएगा, तो कहीं रीति रिवाज के साथ आपको कंट्रोल किया जाता है। जब बच्चा विद्यालय में जाता है या आप ऑफिस में या कोई व्यापार करते हैं तो वहां कानून नियम बना दिए जाते हैं, वहां पर उससे नियंत्रण किया जाता है। और वहीं जब कोई व्यक्तिगत बात होती है, व्यक्तिगत जीवन की बात होती है, पर्सनल लाइफ की बात होती है, तो वहां पर अनौपचारिक तरीके से सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। यह अनौपचारिक नियंत्रण वो संहिताबद्ध होता है, कहीं लिखा हुआ नहीं होता है, रीति रिवाज के रूप में होता है, परंपरा के रूप में होता है, प्रथा के रूप में होता है। जैसे कि हम यदि कोई धार्मिक काम करते हैं तो वहां पर हमें धार्मिक समूह द्वारा, धार्मिक जो गुरु होते हैं उनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है कि आप ऐसे काम नहीं करो, ऐसे काम नहीं करना चाहिए। और समाज में भी देखते हैं कि यदि
लगता है किन्हीं को कि आप समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ अच्छा काम कीजिएगा तो स्माइल देके, हाव भाव से या हंसकर आपको प्रशंसा किया जाता है। वहीं यदि गलत काम लगता है कि हो रहा है तो फिर आपकी आलोचना भी की जाती है, तो वहां पर अनौपचारिक तरीके से नियंत्रित किया जाता है। यदि हम यह भी देखते हैं, यदि किसी हम जाति के किसी न किसी जाति के रूप में तो होते ही है, तो वहां पर यदि जाति संबंधी कोई व्यवहार होता है तो फिर जाति समूह द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उदाहरण, यदि आप किसी जाति में है और दूसरी जाति के साथ अंतरजातीय विवाह कीजिए, तो यहाँ पर पारंपरिक समाज के लोग आपको बताएंगे कि नहीं, आप अपने जाति को क्यों छोड़ दिए। तो वहां वो चाहते हैं कि आप उसके जाति का जो रूल रेगुलेशन जो भी है उसका, तो उस अनुरूप वह चलता रहे। और इस तरह से कस्टम ट्रेडिशन आप कह सकते हैं कि उसका फॉलो कराने का प्रयास किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, विभिन्न भूमिकाओं और परिस्थितियों को पहचाने जिन्हें आप निभाते हैं और जिनमें आप स्थित हैं। क्या आप सोचते हैं कि भूमिकाएं और परिस्थितियां बदलती है? चर्चा करें कि ये कब और किस प्रकार बदलती है। तो भूमिका, इसका जवाब प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक विद्यार्थी का अलग अलग होगा। अब आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति की परिस्थिति अलग अलग होती है। वह जिस समूह से, जिस संस्था से बिलोंग करता है, जिस समुदाय से बिलोंग करता है, तो उनकी परिस्थिति उस अनुरूप होती है और जैसी परिस्थिति होती है उस तरह का वह दायित्व निर्वहन करता है, वैसी ही उसकी भूमिका होती है। तो जैसे यहाँ पर आप उदाहरण समझ सकते हैं, अब आप किस परिस्थिति में, तो उस अनुरूप आप भूमिका निभाएंगे। अगर आपकी परिस्थिति स्टेटस यदि स्टूडेंट की है, तो वहां पर आपका रोल स्टूडेंट की तरह होना चाहिए। टीचर आपसे अपेक्षा करेगा या आप विद्यार्थी की तरह व्यवहार करें। और कुछ दिन के बाद क्या होगा, या स्टूडेंट का रोल रूप परिस्थिति चेंज हो जाता है। समय के साथ परिस्थिति बदल जाती है और परिस्थितियां बदलती है तो भूमिका भी बदल जाती है। यदि आप विद्यार्थी की परिस्थिति में नहीं होंगे तो आपकी भूमिका भी विद्यार्थी की तरह नहीं होगी। कुछ दिन आपकी परिस्थिति स्टूडेंट के रूप में होती है तो आप स्टूडेंट के दायित्व का निर्वहन करते हैं, या चेंज होता रहता है कुछ दिन के बाद। यदि आप फिर ऑफिस के कहीं आप कोई अफसर बन जाते हैं तो फिर आपकी परिस्थिति चेंज हो जाती है, फिर अपने कार्यालय में आपकी भूमिका अलग हो जाती है। आप डॉक्टर बन जाते हैं, आपकी परिस्थिति अलग हो गई, आपकी भूमिका वहां पर फिर अलग दिखेगी। कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जो चेंज नहीं होती है। आप किसी के पुत्र हैं या पुत्री हैं, तो आपके माता या पिता हैं, तो वहां पर जो पिता है वो सब दिन आपके पिता ही रहेंगे। आपको पिता की भावना का सम्मान करना पड़ेगा, सब दिन करना चाहिए। तो ये रोल चेंज नहीं होता, आपकी परिस्थिति के अनुरूप आपकी भूमिका निभाई जाती है, आपको निभाना पड़ता है। कुछ दिन के बाद आपकी शादी हो जाते हैं, आपकी परिस्थिति चेंज हो जाती है, आप पति बन जाते हैं या पत्नी बन जाती है, तो फिर आपका परिवार के प्रति एक अलग दायित्व हो जाता है। उसी तरह आपके बच्चे जब हो जाते हैं तो आप उनके लिए माता बन जाते हैं या पिता बन जाते हैं, तो फिर आपकी भूमिका चेंज हो जाती है। तो भूमिका और परिस्थिति समय के साथ बदल जाती है। उम्मीद है आपको यह प्रश्न उत्तर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।